सुप्रभात आप सभी को। यहाँ पर सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में आए हुए सभी पेशेंट एंड तीमारदारों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम लोगों का अभी 5 फरवरी से 11 फरवरी तक हीलिंग वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे सर कंसल्टेंट साइकेट्रिक डॉक्टर प्रशांत शुक्ला सर हमारे बीच में हैं, जो आज एडिक्शन के बारे में आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण एंड रोचक जानकारियां देंगे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूं कि कृपया शांति बनाए रखें और चेयर पर बैठकर आज की इस जानकारी का आनंद लें। तो थैंक यू सो मच एंड जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर प्रशांत शुक्ला सर जी का। सर मैं एजुकेटर मैडम सिस्टर के बहुत आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया बोलने के लिए। और आज का टॉपिक है जो वो एडिक्शन है। एडिक्शन मतलब होता है कि कई बार इसको लत कहते हैं। एडिक्शन कई तरह के होते हैं। एडिक्शन हम लोग कई किसी भी नशे के सब्सटेंस को अगर जरूरत से ज़्यादा लेते हैं तो उसको एडिक्शन कहा जाता है। और कई बार कई ऐसे बिहेवियरल एडिक्शंस भी होते हैं जिनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि जुए की लत लग जाना, जैसे कि कई लोगों को बहुत सी शॉपिंग की लत होती है जरूरत से कहीं ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें भी एडिक्शन में आती हैं। मैं जो मोटिव रहेगा टॉपिक का वो ये रहेगा कि एडिक्शन के जो बारे में अधिकतर लोग जो सोचते हैं, समाज सोचता है, वो ये सोचता है कि एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि आदमी जानबूझ करके उसके मॉरल कैरेक्टर खराब है, कहीं ना कहीं उसका जो व्यक्तित्व है वो खराब है, वो जानबूझ करके ऐसी चीजें किया करता है। वो सवेरे तो कहता है कि मैं ये सब चीज नहीं करूंगा, लेकिन रोज शाम को वो उसी ट्रैप में फंसा रहता है। और इसकी वजह से समाज में ऐसा है कि ये लोग जो है वो मॉरली बड़े कमजोर हैं और ये एक खराब आदत है। और ये इसलिए है क्योंकि इंसान जानबूझ करके लोगों को परेशान करने की कोशिश करता है। तो एडिक्शन जो है वो भी एक बीमारी है और यही मेन मुद्दा है कि एक मानसिक बीमारी है। और जैसे कि हम लोग बुखार का इलाज करवाते हैं, जैसे कि हम लोग टीबी का और बाकी बीमारियों का इलाज कराते हैं, एडिक्शन भी एक बीमारी है और उसको उसी तरीके से उसी सहानुभूति के साथ लेना जरूरी है, ताकि हम अपने जो सगे संबंधी हैं, हमारे घर परिवार में जो लोग हैं, क्योंकि एडिक्शन बहुत ही कॉमन समस्या है। मतलब आज का जो प्रेजेंट डेटा निहांस बैंगलोर का है वो ये कहता है कि हर 10 लोगों में कहीं ना कहीं 3 लोगों को एडिक्शन की बीमारी हो रही है और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी के आजकल के ज़माने में बहुत ही कॉमन जो एक एडिक्शन है जो लॉटरी से जुड़ा हुआ है, जो कि गेम्स जो मोबाइल से जुड़ा हुआ है। और जो गेम्स मोबाइल्स में भी जो कि गेम्स हैं जहाँ पर लॉटरी में बहुत नुकसान हो रहा है आदमी चाह करके भी। और अभी भी कोई एक न्यूज़ आई थी जिसमें कि 3 बालिकाओं ने गाजियाबाद में सुसाइड कर लिया है। तो वो भी एक ऐसा एडिक्शन है कि कोई भी चीज़ जो जरूरत से ज़्यादा करा जाए उसमें कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब एडिक्शन के बारे में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, इस लेक्चर में भी लिखा है मैंने कि देखिए जैसे कि बेसिक नीड्स हैं कुछ इंसान की, जो जितने भी हम लोग हैं वो खाना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नीड्स हैं खाने की, सुरक्षा की, पानी की, इस तरह की बेसिक नीड्स होती हैं। और वैसे ही एक नीड और होती है इंसान की, और वो नीड है कि वो अपने चैतन्य स्थिति को बदले, मतलब कॉन्शियसनेस की जो लेवल्स हैं, जो कॉन्शियसनेस का स्टेट है उसको बदलने की कोशिश। ये भी एक बेसिक नीड है। कई बार ये नीड जो है वो जरूरत से बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस नीड को बेसिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने अक्सर देखा है कि छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से कम के बच्चा भी अपने सर को जोर जोर से हिला रहा होता है। जोर जोर से हिलाने की वजह से उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। हम लोगों ने देखा है कि बच्चे कई बार वो गेम खेलते हैं जिसमें वो जोर जोर से घूम रहे होते हैं और फिर वो जब छोड़ते हैं तो बहुत देर चक्कर आता है और इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये भी एक चैतन्यता को बदलने का एक तरीका है जो अच्छा लगता है। और इसी तरीके के जो और भी तरीके जिससे कि जो जरूरत से ज़्यादा हो जाए, तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि ये इन्नेट बिहेवियर है। मतलब जो ये आदत है वो हमेशा से डेवलप हो सकती है, इन्नेट बिहेवियर है। और एडिक्शन जो है वो कोई न्यू बिहेवियर नहीं है, वो हमेशा से इंसान के अंदर एक आदत रही है कि वो वहाँ पर बिहेवियर को और ज़्यादा उसकी आदत बढ़ जाए और बढ़ जाए। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करूँगा कि हैबिट क्या होती है, डिपेंडेंस क्या होती है और एडिक्शन क्या होता है। तो हैबिट तो ये हो गई कि जैसे आप रोज सुबह उठते हैं और रोज सुबह उठने के बाद आपको मंजन करना है, आपको वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है, नहाना है।
इसमें कोई इंसान को इसमें कोई सोचता नहीं है, और अगर वो चाहे तो ये ना भी करे। ये वैसे ही है जैसे कि कोई घास का एक मैदान है और उस मैदान में एक रास्ता बना हुआ है, इंसान चाहे तो उस रास्ते से निकले, लेकिन अगर चाहे तो किसी भी और रास्ते से निकल जाए। तो ये हैबिट है, हैबिट में कोई डिपेंडेंस नहीं होती, हैबिट ना करने से भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती, आदमी आराम से अपने हैबिट्स को बदल सकता है। हैबिट के बाद जो अगला कदम होता है वो डिपेंडेंस का होता है। डिपेंडेंस कई बार जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं उनका जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने पे हो सकती है। डिपेंडेंस में इंसान को मान लीजिए किसी को दर्द की दवा दी गई, जैसे कि ट्रेमाडोल या इस तरह की दर्द की दवाएं या नींद की दवाएं जो कि पर्चे में लिखी गई हैं वो दी गई हैं। इंसान जब पहली बार लेता है तो उसको अच्छा लगता है और वो कई बार इन दवाओं का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाता है। अगर नहीं करता है तो उसको दर्द होता है, उसको नींद नहीं आती, उलझन होता है, घबराहट होती है, हाथ कांपता है, पसीना आता है। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये विड्रॉल के लक्षण हैं। तो मतलब ऐसे भी है जबकि आपको विड्रॉल तो हो, मगर आपका अगर आप ना लें तो आपका ऐसा नहीं है कि हर वक्त बस यही मन करता रहे कि मैं किस तरीके से इन नशे की गोलियों का उपयोग कर लूँ। तो मतलब नशे की गोलियों को लेने से कुछ अच्छा ही लगता है, लेकिन अगर ना लिया जाए तो बहुत से विड्रॉल सिम्टम्स मिलते हैं। ये वो सेकंड स्टेज होती है जिसको हम लोग डिपेंडेंस कहते हैं। और फिर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो एडिक्शन है। तो एडिक्शन की बेसिक डेफिनेशन मैं यहाँ बताऊंगा कि एडिक्शन कब कहा जाता है। जैसे मतलब हमारे समाज में अल्कोहल इसलिए अवेलेबल है, हर जगह मिल रही है, तंबाकू हर जगह मिल रही है, हर आदमी जो शराब का इस्तेमाल कर रहा है उसको एडिक्शन नहीं है। लेकिन अधिकतर जो शराबी होता है वो ये बात मानता नहीं है। एडिक्शन कब कहा जाता है? जब इंसान ने मान लीजिए कोई भी चीज शुरू करी, नशा शुरू किया शराब का या किसी का भी, तो ऐसा नहीं है कि वो रोज रोज ले रहा है। आप किसी से बात करेंगे तो वो कहेगा कि मैं रोज तो नहीं लेता हूँ, मैं जब चाहूँ तब छोड़ दूँ। लेकिन अगर किसी ने नशा करना शुरू किया है, उसको एडिक्शन है, अगर वो शराब पी रहा है, जब शुरू करेगा तो तब तक पिएगा जब तक वो पूरी तरीके से भूल ना जाए अपने आप को। जितना भी नशा अवेलेबल है उतना अधिक नशा करता रहेगा। तो एडिक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि आदमी का कंट्रोल जो है, जब सब्सटेंस शुरू हो तो चाहे वो जुआ हो तो आदमी तब तक खेलता रहेगा जब तक कि वो सब ना गवा दे। अगर वो शॉपिंग कर रहा है तो चाहे जरूरत है चाहे नहीं है तो शॉपिंग तब तक करता रहेगा जब तक कि कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो शॉपिंग कर रहा है। वो बस इसलिए कई बार खाने के लिए भी ऐसे ही कहा जाता है कि ऐसे सब्सटेंस जो आपको हार्म कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं छोड़ना मगर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये सब एडिक्शन का बेसिक डेफिनेशन में आता है, जिसमें कि इंसान का कंट्रोल खत्म हो जाता है। पहली बात, अगर हर वक्त उसको नशे के बारे में या अपने उसी बिहेवियर के बारे में लेना चाहिए। किसी अगर एडिक्शन है तो वो सुबह से ही शुरू कर देगा ये सोचना, केवल सोचना कि वो शराब कहाँ से पिएगा। तो अगर नहीं भी पी रहा है तब भी उसको बस ये है कि मैं कहाँ से शराब पीऊँ। उसका अधिकतर समय इसी में निकलेगा कि मैं वो नशे की गोली कहाँ से लूँ, मैं वो शराब कहाँ से पीऊँ, मुझे को शाम को कहाँ से शराब लेनी है, मैं कहाँ बैठ के पीऊँगा। तो उसके अधिकतर सोचें, अधिकतर समय केवल सब्सटेंस के बारे में सोचने से और सोचने के बारे में ही निकलता है। और जो तीसरा है वो ये है कि उसको कंपल्शन के अलावा एक क्रेविंग होती है, बहुत ज्यादा क्रेविंग, मतलब हर वक्त यही चाहत रहती है कि मैं या तो नशा करूं या मैं वो आदत में तल्लीन हो जाऊं। अगर किसी को मोबाइल का एडिक्शन है तो वो अगर मोबाइल दूर रखे उससे तो फिर बहुत ज्यादा घबराहट, बहुत ज्यादा बेचैनी, मोबाइल कहाँ है, आदमी लगातार मोबाइल को ढूंढता रहे, हर वक्त वही सोचता रहे मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है। वो सब एडिक्शन में, बिहेवियर या सब्सटेंस के एडिक्शन में आ जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज में तो शराब बहुत कॉमन है, कई पार्टीज में शराब चलती है, समाज में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड भी है कि ठीक है अल्कोहल या कई तरह का, जैसे हर एक आदमी त्योहारों के टाइम में शॉपिंग करता है, कई बार कई त्योहारों में भी जुआ खेलने का एक कल्चर है। तो ये कब कहा जाए कि अब आपको एडिक्शन हो गया है, ये कहाँ ये कब कहा जाए कि एडिक्शन कैसे होता है। तो एडिक्शन के लिए 3 तरह के बेसिक मॉडल्स हैं। एक बायोलॉजिकल मॉडल है, एक साइकोलॉजिकल मॉडल है और एक सोशल मॉडल। और ये जो मॉडल हैं ये शुरुआत हुई जैसे कि वियतनाम में एक वॉर हुआ था वहाँ से। तो वियतनाम में यूएस के फौजों ने 1970s में एक वॉर किया था और वो काफ़ी मूवीज़ में, रैम्बो की जितनी मूवीज सब में दिखाया गया उस वॉर को, उसमें अमेरिका को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अपने सैनिकों को वहाँ पर रखने के लिए उन्होंने ओपॉइड मेडिसिन का इस्तेमाल किया था। रिसर्च हुई
कि उस वक्त जब ये इस्तेमाल कर रहे थे तो ये सोचा गया कि भाई बाद में भी इन लोगों को लत पड़ जाएगी। हम लोग अपने यहाँ पर भी अपने सेटअप्स में भी देखते हैं, किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं। किसी को अगर कैंसर की बीमारी है उसको दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं। लेकिन जब वो हॉस्पिटल से निकलता है या फिर वो अमेरिकन सोल्जर जब आए अपने घर में वापस लौट करके, तो इन लोगों को, सब लोगों को ऐसा नहीं था कि नशे की दवाओं की आदत पड़ गई। नशे की दवाओं की आदत सिर्फ इसलिए नहीं पड़ जाती है कि आपने पहली बार शुरू कर लिया है। इसके लिए 3 बेसिक कॉजेस देखे गए, जिनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। एक कैटेगरी बायोलॉजिकल है, दूसरी साइकोलॉजिकल और तीसरी सोशल। बायोलॉजिकल कॉजेज जो हैं उसमें अधिकतर ये देखा गया है कि अगर आपके परिवार में किसी को नशे की आदत है, मतलब आपके फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो आपको ज्यादा संभावना है कि आप भी एडिक्शन में फंस सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई लीवर सिरोसिस से मृत्यु हुई है, अगर आपके परिवार में सुसाइड की दिक्कत है, अगर आपके परिवार में ऐसी दिक्कतें हैं कि कई लोगों को पहले भी और बीमारियां रह चुकी हैं मानसिक, तो उनको एडिक्शन की बीमारी होने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कई न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि जिनको एडिक्शन होता है उनके अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स ज़्यादा, मतलब कुछ अलग वैराइटीज़ के होते हैं, कुछ अलग एलिमेंट्स के होते हैं। हम लोगों के जितने भी इमोशंस हैं, जो भी काम हम लोगों को अच्छा लगता है करने में, जैसे कि कंसंट्रेशन, जैसे कि पढ़ाई में एग्जाम्स में अच्छी तरीके से लगना, जैसे कि बच्चों के साथ जब हम लोग पार्टी मनाने जाते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोगों को अपनी फैमिली के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, साथ में डिनर करना अच्छा लगता है। जो प्यार है, जो लव है, जो मोटिवेशन है कि बच्चे को मोटिवेशन रहता है कि वो आगे जब बड़ा हो तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाए। ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ न्यूरोकेमिकल्स हैं, दिमाग के अंदर कुछ न्यूरोकेमिकल्स हैं, और उन न्यूरोकेमिकल्स की वजह से हम लोगों के अंदर मोटिवेशन आता है, हम लोगों को प्लेजर आता है। तो इसमें से जो ये प्लेजर वाला जो न्यूरोकेमिकल है वो डोपामीन है। बाकी और भी कई अब नए न्यूरोकेमिकल्स डेवलप हो चुके हैं, लेकिन जो बेसिक न्यूरोकेमिकल्स हैं उसमें डोपामीन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और एडिक्शन में भी है। तो जब कभी भी इंसान को बहुत अच्छा लगता है, उसको आनंद की प्राप्ति हो रही होती है, तो दिमाग में स्टडीज में देखा गया है कि डोपामीन ज़्यादा निकलता है। जब अल्कोहल की आदमी लेता है, तो जब पहली बार लेता है, जब किसी पार्टी में बच्चे ने पहली बार बिहेवियर के रूप में एक पार्टी हुई, एक बर्थडे पार्टी हुई, और ये हुआ कि चलो हम लोग बड़े हो गए हैं और अब थोड़ा सा शराब पी जाए चुपके से कोने में, और वो ये नहीं जानता कि किस ट्रैप में फंस सकता है। और वो जब अल्कोहल लेता है और उसको बड़ा अच्छा लगता है, चलो दोस्त तो हमेशा से अच्छे थे और पार्टी करना हमेशा से अच्छी थी, मगर शराब के साथ तो अलग ही मजा आ गया। तो वो इसलिए होता है क्योंकि डोपामीन नाम का एक न्यूरोकेमिकल शराब के साथ मिक्स हो जाता है, और ऐसे लोग जिनके अंदर वो एडिक्शन होने की संभावनाएं हैं, उनको एक अलग तरह की ही हिट देती है अल्कोहल, या वो बिहेवियर, या वो मोबाइल का बिहेवियर हो, या फिर वो शॉपिंग का बिहेवियर हो, या वो जुआ खेलने की लत हो, ये सब जितना भी है, वो ऐसे लोगों को जिनको एडिक्शन होता है, जो पहली बार करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्साइटमेंट आता है, बहुत ज़्यादा थ्रिल होती है, और वो इतनी ज़्यादा होती है कि जब पहली बार वो पुर्जे में लेते हैं, दूसरी बार लेते हैं कि चलो यार एक बार चला जाए, दोस्तों का बैठेंगे तो चलो ये भी आ जाए, तीसरी बार देखेंगे कि यार चलो एक बार अल्कोहल लेते हैं लेकिन दोस्त भी रहेंगे, वो अच्छा है, और धीरे धीरे ये हो जाता है कि दोस्त रहें ना रहें, अल्कोहल जरूर रहे। तो अगर अल्कोहल नहीं है तो दोस्ती का मतलब नहीं है, पार्टी अगर होगी तो अल्कोहल होगी तभी पार्टी होगी। इसी तरीके से धीरे धीरे ये जो लत है वो एडिक्शन में बदल जाती है, और इससे पहले कि इंसान जाने, वो तो यही समझता है कि यार चलो इससे मेरा काम अच्छा हो रहा है, इससे मुझे नींद अच्छी आ जा रही है, मैंने इतनी मेहनत कर ली है, तो चलो अब थोड़ा सा एंजॉय भी करने का मेरा हक है। लेकिन वो इस बिहेवियर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि कैसे ये शराब जो है वो मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में अपनी जगह बना रही है, और फिर धीरे धीरे करके उसको एक लत लग जाती है। अब जब वो लत इतनी ज़्यादा हो जाती है तो धीरे धीरे वो बदलती है, और एडिक्शन जब सामने आ जाता है तो ये रहता है कि अब इंसान जो है उसको शराब पीने से मज़ा तो नहीं आ रहा, लेकिन वो फिर भी ले रहा है क्योंकि उसको नॉर्मल रहना है। अगर वो अल्कोहल नहीं ले रहा है तो मज़ा लेने की बात दूसरी है, लेकिन एक उलझन हो रही है, नहीं ले रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, हाथ कांप रहा है, पसीना आ रहा है, काम करने में तो कोई मन ही नहीं लग रहा है। शराब पीने के बाद भी काम करने में मन नहीं लग रहा है, मतलब हर वक्त जो भी शराब की सोच है इसलिए शराब ले रहा है। इसी तरीके से ग्रेजुअली वो अल्कोहल में सटा हो जाता है। उसके जो रिवॉर्ड पाथवेज हैं जहाँ पर डोपामिन निकलता है, वो सिर्फ तभी निकलता है
जब वो अल्कोहल की एक पर्टिकुलर मात्रा लेता है और कहीं ज़्यादा ले लेता है। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल मॉडल सेटअप होते हैं। उसके बाद कुछ सोशल थ्योरीज भी हैं जो कि हम लोगों को एडिक्शन के बारे में और जानकारी देती है। इस बारे में और ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में जो बेसिक सोच है वो यही है कि ये लोग जो होते हैं ये एक अलग प्रवृत्ति है। एडिक्शन को एडिक्टिव लोग बुरे लोग होते हैं, गलत आदमी हैं, मॉरली कमज़ोर हैं, इनकी पर्सनैलिटी में कमजोरी है। लेकिन जो ये रिसर्च हुई 1970s में, कुछ एनिमल मॉडल्स देखे गए। इन एनिमल मॉडल्स में ऐसा देखा गया कि एक चूहा और एक चूहे को बंद किया गया एक केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर एक चूहे को बंद किया गया और उसको पानी दिया गया और उस पानी में कई तरह के केमिकल्स मिले हुए थे जो कि एडिक्टिव सब्सटेंसेस थे। तो जो पहला मॉडल था उसमें केवल एक चूहा था, एक नॉर्मल पानी था और एक ऐसा पानी था जिसमें कि सब्सटेंसेस मिले हुए थे। ये 1950s के आसपास का मॉडल था और उसमें ये देखा गया कि चूहे ने केवल जो ड्रग वाला पानी है वही पिया और तब तक 3 दिन तक और कुछ लिया ही नहीं, ना कुछ खाना खाया ना कुछ पानी पिया, और वो बेहोश हो जाया करता था और फिर जब वो होश में आता था फिर वही पानी पी लेता था। तो 2-3 दिन के अंदर उस चूहे को सब्सटेंस की वजह से मौत हो गई और ये मान लिया गया कि एडिक्शन इतनी आसानी से छट जाता है। लेकिन फिर 1970s में ब्रूस अलेक्जेंडर नाम का एक आदमी था, उसने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा बदला। उसने एक ऐसा रेट कैच बनाया जिसमें कि जिसमें कि ढेर सारे चूहे थे, उसमें वो ड्रग वाला पानी भी था, उसमें वो नॉर्मल पानी भी था, उसमें ढेर सारे झूले थे, उसमें कई दोस्त थे खेलने के लिए, उसमें कई अपोजिट सेक्स के भी थे। तो वहाँ पर फूड भी था, सेक्स भी था, खेलने के लिए भी था, सब चीज़ें मौजूद थी और एक पानी था जहाँ पर ड्रग भी था। लेकिन देखा यह गया कि जब ऐसा एक केस बनाया गया तो किसी चूहे को ने ड्रग लिया भी तो इतना नहीं लिया कि उसकी मौत हो जाए। सब चीज़ों के साथ जब ड्रग्स को लिया गया तो फिर ड्रग्स में इतनी अधिक दिक्कत नहीं हुई, तो एडिक्शन की जो प्रोबेबिलिटीज थी वो काफ़ी कम हुई। इसका ये मतलब है कि अगर किसी को ड्रग की आदत है लेकिन वो अगर समाज में शामिल है, अगर वो अपने सारे काम कर रहा है, उसको घर परिवार से प्रेम स्नेह मिल रहा है और उसके पास काम है करने के लिए और उसको काम में आनंद आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो एडिक्शन में डेवलप हो जाए, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह का एक दूसरा मॉडल, इसी तरह के साथ कुछ और सोशल मॉडल्स भी डेवलप हुए जिसमें कि ये देखा गया कि अगर किसी को एडिक्शन है तो उसका चाइल्डहुड हिस्ट्री देखी गई और ये देखा गया कि बचपन में कई तरह के ट्रॉमास रहे हैं। कई बार इंसान अपने बचपन के ट्रॉमेटिक हिस्ट्री को भूलने के लिए भी एडिक्शन का इस्तेमाल करता है। कई बार ऐसा बहुत ही स्ट्रिक्ट फादर होते हैं, कई बार ऐसे फादर्स होते हैं जो कि बहुत अल्कोहल ले रहे होते हैं, कई बार फैमिली में कोई भी फादर मदर एक्सेप्ट होते हैं, आजकल में दोनों काम कर रहे होते हैं। आजकल के ज़माने में जब कंप्यूटर्स इतने हावी हैं और इंटरनेट इतना हावी है और नेट इतना हावी है और एआई का ज़माना है, तो इंसान के पास भीड़ बहुत है मगर वो उस भीड़ में भी कहीं ना कहीं अकेले है। तो वो वाला जब एक मॉडल डेवलप होता है और बच्चे के फैमिली में कई लोग हों या ना भी हों लेकिन कोई अच्छा साथ ना मिल रहा हो, तो सुनने के लिए कोई ना तैयार हो और वो अपनी बातों को ना कह पा रहा हो, दर्द हो, तो इट इज़ अ क्राई फॉर हेल्प। तो एडिक्शन को एक क्राई फॉर हेल्प भी माना गया है कि अगर आदमी नशा कर लेता है तो उसको फिर अपना गम जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल जाता है। जैसे कि शुतुरमुर्ग होता है, जब वो आंख बंद कर लेता है तो समझता है कि अब कोई दुश्मन नहीं है, वैसे ही एडिक्शन भी है कि वो जब नशे में रहता है तो उसको अपनी कोई भी चीज़, कोई भी गम, कोई भी बचपन की दर्दनाक यादें याद नहीं रहती, इसलिए भी नशे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर उसकी जो बचपन की जो यादें हैं वो अगर शेयर करी जाए उसके साथ, फैमिली में उसको और इंटीग्रेट किया जाए, उसको काम दिया जाए, तो प्रोबेबिलिटीज रहती है कि वो और अच्छा बन करके दिखा सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इंसान नशे का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि वो सेल्फ मेडिकेट कर रहा होता है, मतलब किसी को उलझन हो रही है, उसको बीमारी है, उसे कोई मानसिक बीमारी है, और हमारा समाज अभी भी इतना अधिक डेवलप नहीं है, इतना प्रगतिशील नहीं है कि वो इन सबको बीमारी माने, तो वो नशे का इस्तेमाल करने लग जाता है। शुरुआत में इसलिए करता है कि चलो यार थोड़ा शराब पी लेते हैं, नींद आ जाएगी। धीरे धीरे वो उसका इतना इस्तेमाल करने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा शराब पिए फिर भी नींद ना आए और वो बीमारी भी बढ़ जाती है और एक नई बीमारी सामने आ जाती है। इसलिए जरूरी है कि अगर कभी भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो हम लोग जितनी जल्दी हो सके डॉक्टरों से उचित सलाह लें और परामर्श करें।
अब जब मैं सोशल और बायोलॉजिकल और मॉडल्स के बारे में बता चुका हूँ, तो कुछ थोड़ा सा मैं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा। और हमारी जो सामाजिक सोच है उसके लिए भी जरूरी है कि हम लोग ये जान पाएँ कि अभी भी हमारा जो समाज है भारतवर्ष में, अधिकतर जो एडिक्शन है उसको एक गलत बात, एक गैर कानूनी बात बताया गया है। और NDPS नाम की एक एक्ट है जो 1987 में आई थी, नारकोटिक्स की अलग एक्ट है, और उससे हम लोग नशे वाले जितने भी लोग हैं उनको जेल में डाल देते हैं और ये सोचते हैं कि अगर जेल में रखा जाए तो शायद ये ठीक हो पाए। इसके ठीक विपरीत 2001 में एक पोर्टुगल में मॉडल आया था, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया तो उन्होंने ऐसा किया कि सारे एडिक्शन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब अब इसको करने में आपको कभी भी जेल नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जितने भी एडिक्ट हैं उनको रिकग्नाइज किया और उन्होंने उनका रिहायब किया गया, उनको सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम दिया गया कि आप भाई रोज कहीं ना कहीं किसी दुकान में जाके बैठे हैं, आप उनको सब लोगों को स्पेसिफिक टारगेट दिए गए कि आप इतना करें और अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो जो स्टेट है वो आपको पैसा देगा। तो बजाय इसके कि हम अपना पैसा यहाँ खर्चा करें कि हम उनको जेल में बंद कर दें, हम अपने न्याय प्रणाली के द्वारा वहाँ पे पैसा खर्चा करें, उनको उनके रिहायब के ऊपर पैसा खर्चा किया गया। और उससे देखा गया कि जो जितना भी एडिक्शन का रेट था वो पोर्टुगल में 2001 में बहुत कम हो गया था, जिससे कि हम लोग को सीख मिलती है। और जो विदेशी कंट्री हैं उसमें कई ऐसी हैं जो कि अब गांजे को और बाकी सब्सटेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करके उसको सोशली एक्सेप्ट कर रही हैं और ज़्यादा पैसा रिहैबिलिटेशन में खर्च हो रहा है बजाय इसके कि क्रिमिनलाइजेशन में खर्च किया जाए। इलाज के लिए डॉक्टर ज़रूरी है, मगर डॉक्टर में फिर एक अलग एक्सपेंस है और ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी को एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़े। इसीलिए मैं एक बेसिक मॉडल के बारे में बताऊंगा। ये मॉडल जो है, ये मॉडल आज से 100 साल पहले अमेरिका में डेवलप किया गया था और ये बेसिकली 1930s में एक अल्कोहलिक एनोनिमस का मॉडल है, AA का। शराब के लिए ये मॉडल बहुत काम आता है। ये इस मॉडल में एक प्रिंसिपल है जिसमें कि ये कहा जाता है, ये बिलीफ है कि जो एडिक्ट्स हैं उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को शराब से मुक्त करा सकें और इसलिए उनको एक ऊपरी शक्ति, एक स्पिरिचुअल पावर या भगवान की जरूरत है। तो यहाँ पे एक स्पिरिचुअलिटी का मॉडल है, भगवान की जरूरत वो जो इसलिए आती है क्योंकि शक्ति जो है वो आपके अंदर नहीं है, तो आप ये माने कि वो भगवान की शक्ति ही आपकी मदद कर सकती है। कई तरह की जो चारित्रिक दोष नशे की वजह से आ जाते हैं, इसमें कि नशे का इंसान केवल अपनी गलतियों को नहीं देख पाता, परिवार की सारी गलतियों को लेकर ढंग से याद रखता है। ऐसी चीज़ों को AA में रिकॉग्नाइज किया गया है। AA की मीटिंग्स होती हैं, AA की मीटिंग्स लखनऊ में भी होती हैं। इसमें केवल जो अल्कोहलिक्स हैं वही जाए जाते हैं। इसमें कोई भी ऐसी नाम को डिस्क्लोज करने की या अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। ये मीटिंग्स अभी भी आप नेट पे अगर आप देखेंगे तो आपको अल्कोहलिक एनोनिमस AA का मिल जाएगा और वो AA के नंबर्स भी मिल जाएंगे और लखनऊ में भी ये मीटिंग्स कई जगह हैं जिसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मीटिंग्स बिना किसी कॉस्ट के या बहुत ही कम कॉन्ट्रीब्यूशन के द्वारा होती हैं और वहाँ पे आप लोगों को सुनने के लिए लोग AA के तैयार रहते हैं। वो लोग खुद भी अपने अनुभव बनाते हैं, उनके अनुभव भी ऐसे ही है। वहाँ पे भी सब एडिक्ट्स हैं जो भी पहले थे और उन्होंने कैसे अपनी जंग लड़ी है शराब के साथ और कैसे उससे जीते हैं। तो एक्सेप्टेंस जो है वो पूरी है। अल्कोहलिक एनोनिमस से जो एक्सेप्टेंस होती है वो वहाँ पे जो लोग हैं वो पूरे हैं, वो जानते हैं कि कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाता है और कैसे इसे जीता जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके यहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप इस मॉडल को जानें, AA के मॉडल को, इसको पहचानें और काफ़ी सफलता मिली है इस मॉडल के साथ आगे बढ़ते हुए। इस मॉडल का अपने परिवेश में इस्तेमाल करें। AA के बेसिक प्रिंसिपल्स यही हैं कि सब लोग बैठ करके बातें करते हैं, अपने नशे के बारे में बात करते हैं कि वो दिन कितने खराब थे। सुनने के लिए लोग तैयार रहते हैं आपकी बातों को, आपके कष्टों को, और वो आपको जज नहीं करते। जब कोई शराबी कई बार बहुत ज़्यादा अपने आप से भी बहुत गुस्सा और महसूस करता है, तो कई बार वो चोरी कर लेता है घर में, कई बार वो झूठ बोलता है, कई बार वो पैसे उधार लेता है, कई बार वो भीख मांगता है। ये सब चीज़ों को जब वो वहाँ पर बताता है तो बाकी लोग उसका हंसा ही उड़ाते, उस चीज़ को समझते हैं कि इसने अगर ऐसा किया भी होगा तो क्यों किया होगा। तो ये जो फुल एक्सेप्टेंस है जब ये आती है
और जब ये कहीं पर भी मिलने लग जाती है तो फिर इंसान जो है वो बदलने के बारे में सोचता है और ये समझता है कि हमें शराब की जरूरत नहीं है अपनी चीज़ों को कहने के लिए, हम बिना किसी लत के भी हमको अच्छा लग सकता है। और सबसे जो लास्ट बात है वो ये है कि AA में ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी ने सुधारा है तो अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप समाज को सुधारें। और एडिक्शन में ये भी माना जाता है कि जो एडिक्टिव बेसिक पर्सनैलिटी, इसको एडिक्शन है, वो जो भी चीज़ करता है वो बहुत मन से करता है, इसीलिए वो नशा भी करता है तो बहुत मन से करता है, तो उसमें पूरी जान लगाता है। तो जब वो बदलता है तो वो जो भी काम करेगा, जो पॉजिटिव भी करेगा, वो बहुत मन से करता है और समाज में उसके बाद उसकी पॉजिटिविटी काफ़ी फैलती है। तो वो इसके नशे के ठीक विपरीत भी काम करता है और उस विपरीत काम में भी उसको वो समाज में आगे बढ़ता है, अपनी पॉजिटिविटी दे पाता है, जिससे उसको एक नया नशा मिलता है, जिससे उसको अच्छा लगता है कि मैं समाज में कुछ ना कुछ बदल पा रहा हूँ। तो एक का नशा है, लेकिन हम लोग की बेसिक कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी को नशा पहले अगर है तो उसके अंदर अगर बचपन में खेलने की आदत थी या उसके अंदर एक्सरसाइज करने की या ड्राइंग की या पेंटिंग की, तो इस नशे को हम लोग और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छा एडिक्शन डेवलप हो पाए। तो पुराने नशे से नए नशे को या एडिक्शन को बदलने से भी बहुत फायदा होता है। तो अंत में मैं कुछ शब्द और कहूंगा कि देखिए, जैसे मैंने आपको सब लोगों को बताया कि सबसे जरूरी चीज एडिक्शन में ये रहती है कि कैसे हम उस एडिक्टिव आदमी को हमारे अपने समाज में शामिल कर सकें, कैसे हम उसका दिनचर्या उसकी ठीक कर पाए, कैसे हम उसको उसकी हीन भावनाओं को बाहर निकाल पाए, कैसे हम उसको और पॉजिटिविटी दे पाए। तो जो एडिक्शन का अपोजिट होता है उसको सोबरिटी या एडिक्शन खत्म करना नहीं है, एडिक्शन का अपोजिट है कि कितना अधिक हम उसको इंक्लूड कर पाए समाज के अंदर, इंक्लूसिवनेस इज द अपोजिट ऑफ एडिक्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टॉक एंड फॉर योर पेशेंट हियरिंग। I just know one. वो है Yes. एक है सर। हेलो, थोड़ा आगे आ जाइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो आजकल मोबाइल का एडिक्शन बहुत चल रहा है, तो मैं कैसे और अच्छा ऐसा कर सकूं कि उनको मोबाइल का एडिक्शन ना हो, तो इसके बारे में कुछ हमको अपना एडवाइस दीजिए। मोबाइल एडिक्शन एक बहुत ही कॉमन एडिक्शन है और खासकर बच्चों में ये एडिक्शन बहुत कॉमन है। बच्चों में एडिक्शन इसलिए कॉमन है क्योंकि आजकल का देखिए समाज में हम लोग कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं। पहले ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी और जब न्यूक्लियर फैमिली है तो माँ बाप दोनों बिजी हैं और बच्चे वही काम करते हैं जो वो आपको देखते हैं करते हुए। तो जब वो अपने पेरेंट्स को देखेंगे कि वो लोग भी लगातार मोबाइल में ही लगे हुए हैं तो फिर बच्चे भी मोबाइल में लग जाएंगे। तो पहले तो आप लोग खुद अपनी आदत को सुधारें कि भाई आप लोग खुद पहले मोबाइल का पूरी तरह त्याग करें। हमेशा बच्चों को समझाने का पेरेंटिंग का यही तरीका है, जो आप बच्चे से कराना चाहते हैं वो पहले आप खुद करें। उसको कहते ना रहे कि भैया तुम ये करो, तुम ये क्यों नहीं करते हो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं है। बच्चों को सिखाने का तरीका ये है कि आपको वो करना पड़ेगा। अगर आप पेरेंटिंग में वो काम कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं तो फिर चांसेस ज़्यादा है कि बच्चे भी उसको ना देखें। दूसरी बात, हम लोग कहीं ना कहीं अपने इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि आसान रास्ता अपनाना बहुत अच्छा लगता है। अब बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको हम लोगों ने मोबाइल दे दिया है हाथ में। अब वो बच्चा मोबाइल देख रहा है और माँ जो है वो चम्मच से उसको खाना खिला रही है। तो क्या वैसे हमारी जो मेरा बचपन था, जो हम लोगों का अधिकतर का बचपन है, हम लोगों का मोबाइल नहीं था, तब फिर भी हम लोगों ने खाना खाया है। माँ उस वक्त लोरी सुनाया करती थी या हमारे ध्यान को वहीं भड़का दिया करती थी, वो तरीका था और हम लोग फिर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं। तो छोटे बच्चों को जब इस तरीके से खाना खिलाने में आदत पड़ जाती है एक बार, तो फिर वो अब जब बड़े हो जाते हैं तब भी वो खाने की आदत वो मोबाइल के साथ जुड़ जाती है और फिर वो कितना खाना खा रहा है ये आदत ये नहीं रहता। वो ज़्यादा खाना जरूरत से ज़्यादा खा लेता है कि अभी तो मोबाइल कम से कम देखने को मिल रहा है तो खाना खाते रहो, बैठे रहो, खाना खाते रहो। तो जब अगर ऐसी कोई जो भी दिक्कत है, आप किसी भी चीज़ को मोबाइल से मत जोड़े बच्चों के साथ खासकर। मोबाइल का एक फिक्स टाइम रखें। मोबाइल का इस्तेमाल आप इसलिए करें कि आपको कुछ बच्चों से ढंग का काम करवाना है। अगर बच्चा क्लास वर्क नहीं कर रहा है तो आप उनसे बोले कि अगर तुम रोज आधे घंटा मोबाइल देखने देंगे अगर तुम क्लास वर्क करके आओगे। अगर तुम क्लास वर्क नहीं करके आओगे तो तुमको मोबाइल देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। अपने नियमों को स्पष्ट रखें, अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें कि क्या क्या सही है उसके लिए, और उसको गिफ्ट के तौर पे ये सब चीज़ें मिले, कभी कभी, हमेशा ना मिले। ये बदलाव अगर आप करें तो हर तरह के एडिक्शंस में और मोबाइल का एडिक्शन जो, क्योंकि अगर मोबाइल के एडिक्शन में देखिए कई बीमारियां भी डेवलप हो रही हैं। अगर किसी को ऑटिज्म के साइन सिम्टम्स हैं, बच्चे में ADHD के साइन सिम्टम्स हैं,
तो मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से कई और मनोवैज्ञानिक बीमारियां भी डेवलप होती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जितना कम हो सके बच्चों में, और खासकर जो गाइडलाइंस हैं, जो IAPP की जो अमेरिकन गाइडलाइंस है, वो कहती हैं कि 5 साल के बच्चे को मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी आंखों पर भी असर होता है और जो बाकी नसों पर भी असर होता है। इसलिए मोबाइल का लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है, कितने कम से कम हम लोग कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जी नमस्कार। मेरी बेटी है, बड़ी बेटी है, जी उसको ऑनलाइन शॉपिंग जो है आदत पड़ी है। जी चाहे घर में दुगना तिगुना सामान है, जी। लेकिन जो देखा कुछ जो है, चाहे सस्ता आया चाहे अच्छा आया, जी, जी, जी। वो परचेज करती रहती है। जो है जी। कहने के बावजूद जो है नहीं मानती, जो है बड़ी है, जो 30 ईयर्स की है, जो है। नमस्कार। हैं जितने भी बिहेवियरल एडिक्शन के सिम्टम्स हैं, अब ये ऑनलाइन शॉपिंग भी हो गई, तो देखिए हम लोगों का जो कोपिंग स्किल है, हम लोग किस तरीके से स्ट्रेस से लड़ते हैं। बेसिक बात ये है, तनाव से लड़ने के कई पॉजिटिव तरीके होते हैं और कई नेगेटिव तरीके होते हैं। कई बार हम लोगों को जब अपने परिवार में सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, समाज में वो चीज़ नहीं मिल पा रही होती, तो हम लोग फिर उसको ऐसे में देखते हैं, अवचेतन मन जो है वो उस सपोर्ट को, वो उस खुशी को वहाँ पे ढूंढता है जहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो अब ऑनलाइन शॉपिंग भी ऐसी है। ऑनलाइन शॉपिंग एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, क्योंकि वो ऐसे नहीं डेवलप होती। पहले शुरुआत में शॉपिंग करने का एक, या तो बचपन में कभी भी पेरेंट्स ने मना ना किया हो, तो कई तरह की डेवलप हो सकती है। तो मना ना किया हो तो जो भी जिद है वो बच्चे की मान ली गई। जब जिद आप मानते रहेंगे तो फिर उसको फिर आदत पड़ जाएगी कि भैया हम जो भी कहेंगे वो हो जाएगा। तो फिर बाद में आप लोग मना करते हैं तो वो उसकी आदत नहीं है, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में डेवलप हो जाती है। कई बार OCD नाम की ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक बीमारी है, उसमें भी इस तरह की तरंगे डेवलप होती हैं, जिसमें कि ऑनलाइन शॉपिंग की आदत होती है। और कई बार वो अवचेतन अनकॉन्शियस माइंड है जो कि खुशी चाहता है, और वो खुशी उसको परिवार में नहीं मिल रही होती, समाज में नहीं मिल रही होती, उसका अपना स्ट्रेस है। तो वो स्ट्रेस ठीक तरीके से कैसे हो, तो जो स्ट्रेस है उसके बारे में बात करें, टाइम दें उसको, उसके दुखों को सुने, उसकी बात को सुने, है ना। जितना अधिक हो सके समय दें। जितना समय देंगे तो थोड़ा बहुत चीज़ों उसको खुशी लगेगी, तो वो सब चीज़ें नहीं करेगी। लेकिन अगर नहीं हो पाएगा और उसको फिर भी मन में उलझन रहेगी, घबराहट रहेगी, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल कर सकती है। वो बेसिक कारण ढूंढना पड़ेगा क्यों ऐसा कर रही है, और उस बात से उसका हम लोग निराकरण कर पाएंगे। रोक क्या एक बच्चा है जो है रात को ही वो पढ़ना चाहता है, 2 बजे 3 बजे तक, कितनों का जो है दिन में सोना चाहता है, और सोशल भी और खेल या मॉर्निंग इवनिंग वॉकिंग इससे कम इंटरेस्ट रखता है। तो ये कैसे सुधारा जा सकता है कि रात को न पढ़े, मॉर्निंग में पढ़े, 4 बजे से पढ़े, जो है 5 बजे से पढ़े, 5 से 8 जो है पढ़े। जो आपने बताया बच्चे के बारे में अभी, तो अब बच्चों का पहले तो स्कूल का, अधिकतर बच्चों का स्कूल ऐसा रहता है कि मॉर्निंग में रहता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और कोचिंग कर रहे होते हैं, तो जो आपने जो बताया अधिकतर वो कोचिंग के टाइम में होता है, जब कोई टाइम नहीं रह जाता और बच्चों को 24 घंटे कोई शेड्यूल नहीं है। शेड्यूल केवल तभी नहीं रहता जब कोचिंग करते हैं। स्कूल में या कोचिंग का तो कुछ ना कुछ टाइम रहता है, लेकिन जब तैयारी कर रहे होते हैं तब कोई भी शेड्यूल नहीं रहता। तैयारी, अब वो IAS की तैयारी हो सकती है, वो मेडिकल की तैयारी हो सकती है, या कोई भी तैयारी हो सकती है। तो तैयारी वाले में ये दिक्कत है। देखिए समझने की बात यह है यहाँ पर कि हमारा जो बॉडी है ना, वो सब हार्मोन से चलती है, न्यूरोकेमिकल से चलती है। हमारा जो सोना है वो अधिकतर लोगों को 8-9 बजे नींद आती है और सवेरे खुल जाती है, क्योंकि जो सूरज की तरंगे हैं जब वो रेटिना पे लड़ती हैं तो कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, मेलाटोनिन और कई हार्मोन्स निकलते हैं, और उन हार्मोन्स की वजह से हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, हमें कब भूख लगती है, हम कब फ्रेश होते हैं, हमें नींद कब आती है, नींद कब खुलती है, ये सब हमारे हार्मोन से सेट होता है। तो अगर बच्चों को समझाने की जरूरत है कि अगर आप अपनी रिदम के साथ खेलेंगे तो फिर जो हमारा हार्मोन्स अगर खराब हो गए एक बार, तो फिर आपको भी दिक्कत ये होगी कि आपको कभी भी नींद आएगी, कभी भी सो जाएंगे, और लॉन्ग टाइम ऐसे करते रहने से आपकी मेमोरी पे भी असर पड़ेगा। तो अगर बच्चों को समझाया जाए कि आप अपने रिदम को ठीक रखें, और कोचिंग के लिए भी आप कोशिश करें कि दिन के टाइम में कुछ मॉडल पेपर्स को डेवलप करें, ताकि आपके हार्मोन्स ठीक रहें, आपकी बॉडी की रिदम ठीक रहे, ताकि आपकी मेमोरी ठीक रहे। क्योंकि लॉन्ग टाइम में अगर ऐसा लगा रहेगा तो स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस की वजह से आप चीज़ों को ढंग से याद नहीं कर पाएंगे, आपकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी याद करने की, आपका दिमाग भी ढंग से काम नहीं करेगा, अटेंशन भी बहुत अच्छा नहीं लग पाएगा, मेमोरी भी असर पड़ेगा। इसीलिए ठीक समय पे सोना, ठीक समय पे उठना जरूरी है, ताकि बॉडी के जो रिदम है, बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, बॉडी के जो केमिकल्स हैं, वो ठीक समय पे निकलें, और हमारी आदतों की वजह से बाकी और कोई नई बीमारी, नई दिक्कत, अगर बीमारी ना भी हो तो हम लोग पूरी तरह हेल्दी नहीं रहें, और जब तक हम पूरी तरह हेल्दी नहीं है तो हम कोई कंपटीशन नहीं निकाल सकते।
तो ये बच्चों को समझाने की जरूरत है कि सब चीज़ों को ठीक समय में किया जाए और उनको बायोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस देने चाहिए इसके कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और बच्चे समझदार होते हैं, इस बात को मान लेते हैं। एक बच्चों की धोखाधड़ी की प्रॉब्लम है, धोखाधड़ी करते हैं बच्चे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? किस टाइप की? स्पैमर हैं जो, हाँ, मतलब धोखाधड़ी, स्कैमर्स टाइप की चीजों को बच्चों की लत लग जाना। देखिए, हम जो समाज का एक आईना है, बच्चे भी जो देखते हैं वो करते हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है ये सब बिहेवियर, उसका आपको एंटीसीडेंट देखना पड़ेगा, मतलब कहाँ से आया, बच्चों ने कहाँ सीखा और उनसे उनको फायदा दिख रहा है क्या। तो अगर पहली बार फायदा दिख भी गया तो ये देखना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली क्या नुकसान भी कई बार होते हैं ऐसी चीज़ों से, तो कहाँ से चीज़ों को देखा जा रहा है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसको हम लोग किसी बिहेवियर में डालते हैं, जिसको कहते हैं एनालिसिस करना और कॉन्सिक्वेंसेस होना। तो यही बिहेवियर बच्चों को बताना पड़ता है, हर बात के लिए समझाना पड़ता है कि भाई इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, और वो खुद भी इसको ना देखें परिवार में, घर में होते हुए, क्योंकि बच्चे तो आप ही सीखते हैं, मॉडलिंग तो आप ही के ऊपर है, भले आप जो भी कहें, जो आपको करते हुए देखेंगे वही करेंगे। इसलिए अपने आप को ठीक रखेंगे तो बच्चे भी ठीक रहेंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है एडिक्शन से रिलेटेड? थोड़ा बहुत सुना, आपने बोला किसी एक लत को छुड़वाने के लिए जो पुरानी कुछ एक्टिविटीज रही हो उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को छुड़वाया जा सकता है। जैसे मेरी खुद की एक लत है कि मैं मसाला नहीं छोड़ पा रहा, गुटखा मैं परमानेंटली खाता हूँ, कोशिश करता हूँ छोड़ सकूँ, 1-2 दिन 3 दिन ऐसा जाता है हमारे लाइफ में कि जहाँ मैं छोड़ता हूँ, बट 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर ऐसा मसूड़ों में दर्द होना या ऐसा लगना कि कोई चीज़ मिसिंग है। तो उस पर्पज में आप क्या कहना चाहेंगे, ये कैसे छोड़ा जा सकता है? एडिक्शन है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एडिक्शन में से एक है, और उसको छोड़ने के लिए आत्मबल, विल पावर की बहुत जरूरत होती है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। एडिक्शन तम्बाकू को 2 तरीके से छोड़ा जा सकता है। एक तो हम लोग डेट सेट कर लेते हैं और उस डेट के हिसाब से कि भाई धीरे धीरे करके छोड़ते हैं, और एक ये होता है कि अब हम कुछ अपना कोई कहीं से मुझे प्रेरणा मिले हमको भगवान के द्वारा या कुछ, और उसको ये सोच लें कि अब तक से बिल्कुल नहीं लेना है, तो उससे थोड़ा फायदा हो सकता है। कई बार जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मुंह सूख जाता है, बाकी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग उसके लिए इलायची या बाकी चीज़ों का प्रयोग करते हैं ताकि मुंह ना सूखे। और अगर ऐसा नहीं लंबे टाइम तक फिर भी एडिक्शन रहता है तो कोई ऐसी दवाएं भी हैं जो कि इसमें काम आती हैं, क्योंकि तम्बाकू भी दिमाग के किसी एक हिस्से में जाके कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स को निकालती है, उन केमिकल्स को हम लोग दवाओं के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग किसी भी साइकोलॉजिकल तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं, मेडिसिन भी हैं जो कि अब नई रिसर्च में आई हैं, जिससे कि हम लोगों को हेल्प मिल सकती है तम्बाकू के एडिक्शन को छोड़ने में। तो अगर आप चाहें तो आप वो भी किसी डॉक्टर से मिल करके उसके बारे में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें इतनी सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई, न इसका कोई चार्जेस पड़ रहा, न कुछ भी, और आपने इतना कीमती समय हम लोग के बीच में ला के हमें प्रदान किया है। सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक 8 इयर्स की है लड़की है, एक लड़का छोटा सा है 4 साल का। सर, ये दोनों बच्चे खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहते और बाहरी चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके लिए हम क्या करें? बहुत तंग करते हैं, खाने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, अगर वो ठीक रहता है तो चीज़ें सही हो पाती हैं। तो एक टाइम सबसे पहले सेट करना जरूरी है कि बच्चों को किस समय खिलाना है, और बच्चों को जब भूख लगेगी तो वो खाना खाएंगे। तो अगर आप जब उसको भूख लगे और उसको वो सब चीज़ें मिल जाएं बाहर की खाने की, तो वो घर का खाना नहीं खाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक टाइम सेट कर दिया जाए खाने का बच्चों का, और जो कुछ भी आपने एक बार डिसाइड कर लिया है बच्चों के साथ कि अब ये देना है खाने के लिए, तो बच्चों की जिद की वजह से, केवल बच्चे जिद कर रहे हैं इसलिए उसको नहीं मानना है। बच्चों को एक बार आपने अगर कह दिया है कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलना चाहिए, या तो आप उनको पहली बार में ही दे दें बात करके कि आज ये आप खा सकते हो, बात करके अपने घर के नियमों को सेट कर लें। लेकिन एक बार अगर आपने कह दिया है कि ये तुमको खाने को नहीं मिलेगा, अब ये मिलेगा, और यही घर में खाना बना है इसलिए यही खाना है, तो अगर आपने नियम बिल्कुल फिक्स किए हुए हैं तो बच्चों में जिद नहीं डेवलप होगी। बच्चों में जिद तभी डेवलप होती है जब उसको जिद से फायदा हो, और फिर वो हर जगह डेवलप होती है। तो जो आप कह रही हैं वो भी खाने के जिद्दी तो है, तो अगर बच्चा जिद्दी है तो जिद अगर वो देखता है कि ये करने से मुझे मेरा काम पूरा हो सकता है, तो वो जरूर जिद करेगा, और वो कई जगह जिद करेगा। तो अपने घर के नियमों को ठीक रखें, बच्चे के साथ बात करें, पहले ही नियमों को बता दें कि बेटा ये करना है, इनाम के तौर पे तुम्हें ये खाने को मिलेगा, लेकिन तुम हमेशा जिद करो और तुम्हें मिल जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा।
तो अगर तुम ढंग से काम करोगे, तुम स्कूल में काम करोगे, तुम सुबह का अपना बिस्तर लगा लोगे, ठीक टाइम पे जाके ब्रश करोगे, ठीक टाइम पे सोओगे, ठीक टाइम पे पढ़ाई करोगे, तुम्हें खाने को मिल जाएगा। तो आप इसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं उसके व्यवहार को और ठीक करने के लिए, बजाय ऐसे जैसे आप बता रही हैं कि जिद कर रहा है और मिल जा रहा है। तो थोड़ा सा बच्चे का समय देंगे और चीज़ों को ढंग से बताएंगे, नियमों को स्पष्ट रखेंगी, तो बच्चे को इस तरह की आदतों नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ जाए तो फिर ये देखना है कि अब अगर नहीं डेवलप करना है तो बच्चा जिद करे नहीं हो, तो उसको आपको नियम करके पक्के रखने हैं, और वो भी जितना ही जिद करे उसको वो चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। ये मुश्किल काम है, शुरुआत में दिक्कत होगी, मगर रास्ता यही है।